ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम सर जी सर इफ यू रिकॉल मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेरी मैथ्स की क्लास आपकी क्लास से क्लैश होए। तो ओके इस वक्त मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है, तो बस ये कहना था कि इसमें प्लीज रिकॉर्ड कर देगा, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दिएगा। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जी प्लीज, थैंक यू, क्योंकि इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजता। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा मुनीब, लास्ट क्लास के अंदर हमने लीनियर सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक है। लीनियर सर्चिंग में सर आप नोट्स भेजने को स्टार्ट करेंगे? बेटा मैं आज रात को अपलोड सारे कर दूंगा, जो जो हमने पढ़ा है वो सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज कर दिएगा, पढ़ना जी होता है। आज रात में पूरा आपको कंटेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो जो हमने पढ़ा है और जो ठीक है, मैं हम, आपको रिमाइंड भी करा दूंगा शाम तक। ठीक है। जैसे हमारी ये क्लास कंप्लीट होगी इंशाल्लाह मैं उसी वक्त कर दूंगा। असल में थोड़ा सा बस वर्किंग डेज में टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। ऑलराइट। सो लीनियर सर्चिंग का कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था कि कलेक्शन ऑफ लिस्ट है, डेटा है, ठीक है। डेटा टाइप सेम होगी। और लीनियर सर्चिंग में जो है हमारा जो डेटा सर्च होता है वो फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, यानी मिनिमम इंडेक्स वैल्यू क्या होती है एरे की, वो लोअर बाउंड होती है, और मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो अपर बाउंड होती है। ऑलराइट, अब इसको हम, जो हमने सूडो पाइथन कोड लिखा था, अब हम इसको उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वीएस कोड के ऊपर। क्या ये हमने अप्लाई कर दिया था बेटा, लीनियर वाला? सर ये तो कर लिया था। इसको डीबग करके देखा था बेटा? शायद हाँ, वो रन करके ना। नहीं, रन नहीं, डीबग करके वैल्यू पास होकर चेक किया था कि किस तरह वैल्यू पास हो रही है। हाँ मतलब हमने एंटर की थी ना। चलो मैं एक बार इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें ये चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बाइनरी सर्चिंग, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे, ये कोड विजिबल है आपके? यप। वीएस कोड, ओके। उसके हम्म। बाद अब जो है इसके अंदर हमारे पास, ऑलराइट, यहाँ आपको रेड सर्कल नज़र आ रहा है, जी सर, शो हो रहा है रेड ठीक है। डॉट। तो ये रेड डॉट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। कभी इसको यूज़ किया अपने कोडिंग में? हम्म। अच्छा, ब्रेक पॉइंट क्या होता है? बेसिकली एक फीचर है आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हम लाइन बाय लाइन कोड को चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि मैं पहले क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये ब्रेक पॉइंट आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। ऑलराइट। उसके बाद अब मैं इसको रन करूंगा। रन करने के बाद आ, अब ये रन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास ये कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ टैब्स हैं जिसको आपको आगे बढ़ाना है। तो आप F10 से आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं देखूं तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास रन एंड डिबग में माय लिस्ट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। माय लिस्ट इज अ टाइप ऑफ एन एरे, 1D डायमेंशनल एरे। ऑलराइट, नजर आ रही है 428793, जी यप। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर फर्दर और मूव कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट लाइन मेरा इनपुट होगा जो कि वैल्यू असाइन होगी आइटम को, ठीक है। अब वो यहाँ आइटम वैल्यू मांग रहा है, तो आउटपुट पे स्क्रीन पे जाके मैंने आइटम शेयर किया 8, लेट सपोज, फिर एंटर किया। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि विंडो के ऊपर लेफ्ट साइड वाले पे आइटम को क्या वैल्यू असाइन हो गई? 8। 8 वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं आगे फर्दर जा रहा हूँ तो अब फाउंड इक्वल्स टू, फाउंड को भी वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गई? फॉल्स, ठीक है। ये नजर आ रहा है, फाउंड को भी वैल्यू आपकी हम्म। फॉल्स स्टार्ट हो गई। अब आइटरेशन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो इंडेक्स की वैल्यू चलेगी,
इंडेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। ठीक है, अगर आप देखें तो ये माई लिस्ट जो है, उस ये माई लिस्ट की डबल इक्वल क्यों डाला हुआ है? कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। वी आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। वो अभी उस लाइन ऑफ कोड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले मैं लिस्ट को जरा समझा दूँ। ये अभी ठीक है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या है, डेटा है। ठीक है, सारी वैल्यूज आई होंगी। सारी वैल्यूज हैं, और प्लस आपके पास, अब अगर आप देखें गौर से तो ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू जो माई लिस्ट के अंदर स्टोर हुई है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, वो 0। 0। 0, फिर 1, 2, 3, स्टार्ट किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 0 से 9 तक जा रहा है, 10 0 वैल्यूज टिल है। 9। ठीक है, और लेंथ फंक्शन क्या करता है, उसकी एलिमेंट्स की साइज बताते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो लेंथ कैलकुलेट करके वो 10 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करता हूँ, तो अब जब मैं इसको देखें, आप आइटम की वैल्यू और लिस्ट ऑफ इंडेक्स पे, ऑब्वियसली 0 के ऊपर क्या था, 4। 0 के ऊपर क्या था, 4। 4। और मैंने जो आइटम इनपुट किया है वो क्या इनपुट किया है, 8। ये समझ में आता है। हाँ, तो सेकंड 4, इंडेक्स। 4 इक्वल्स टू 8, ये नहीं हुआ। कंपेयर की जब किया तो ये बराबर हो रहा है या नॉट इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पे आए ही नहीं हम। ठीक है, एल्स पे आ तो जाएंगे नहीं प्रिंट। नहीं, अभी एल्स में नहीं, ये तो वो इसका इफ के बाद तो कोई एल्स है ही नहीं। ठीक है, ये लूप में चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये सिर्फ अभी फाउंड जो है वो क्या है, फॉल्स ही है जी। फाउंड उस वक्त ट्रू होगा जब ये हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, हम्म। इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, अभी 0 है। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा ऊपर, रन करूंगा, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 पर मेरे 1 पास क्या है, 2 2 है, 2 इज इक्वल टू और फिर अगेन 8 2 9। इक्वल्स टू 8, कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी कंडीशन फॉल्स के लिए, इस वाले इफ के लिए एल्स स्टेटमेंट डिफाइंड ही नहीं है। वो जो आपको दूसरा एल्स नजर आ रहा है वो इस वाले इफ का है, लाइन नंबर 7 है। आइटम में हमने 8 खुद एंटर किया हुआ है ना। हाँ, आइटम में 8 हमने खुद असाइन किया है। ठीक है, तो ये असाइन किया, तो अब आपके पास इसमें भी बराबर नहीं हुआ। तो जब तक बराबर नहीं होगा, फाउंड हमारे पास ट्रू नहीं होगा, बल्कि फाउंड हमारा फॉल्स ही रहेगा। जैसे फिर उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, फिर वो ऊपर गया। अब इंडेक्स की वैल्यू, जैसी मैं आगे बढ़ूंगा तो इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब आप देखें 2 के ऊपर 8 है, तो क्या होना चाहिए, फाउंड फॉल्स से क्या हो ट्रू जाएगा, हो गया। ट्रू हो जाएगा। ट्रू। ठीक है, तो ये आपके पास, जैसी मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा, तो अब आपको फाउंड की वैल्यू चेंज होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ये नजर आ गया। तो इंडेक्स 2 के ऊपर आइटम 8 है, और इंडेक्स 2 के ऊपर जो लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट के अंदर है, वो क्या वैल्यू है, 8। और जो मैंने गिवन इनपुट दी है वैल्यू आइटम, वो भी 8 है। तो 8 इक्वल्स टू 8, कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ फाउंड इज सेट टू ट्रू। ठीक है, फाउंड इज सेट टू ट्रू। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर जैसे हम जाते हैं, ठीक है, तो अब वो बाहर आएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, ये लूप चलता रहेगा। लूप तो पूरी ट्रेसिंग करेगा। लीनियर सर्चिंग में मसला क्या है, लीनियर सर्चिंग में लोअर बाउंड से आप अपर बाउंड तक सर्चिंग करते हैं। अगर आपको मिल भी जाए आइटम, तब भी आप लीनियर सर्चिंग में ही रहेंगे जब तक वो लास्ट इंडेक्स अपर बाउंड तक नहीं पहुंच जाए। ये बात समझ में आती है जी बेटा, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, मैंने कहा रिपीट करिएगा ये दोबारा। मैंने एक बात की यही है कि देखें, हमें थर्ड इंडेक्स पे अपनी सर्च आइटम वैल्यू मिल गई। मिल गई है। ठीक है, ठीक। लेकिन वो लूप आइटरेट पूरा कर रहा है, वो पूरा आखिर तक चेक करेगा इंडेक्स को, अब वो आखिर तक अपर जाएगा। बाउंड तक। तो लीनियर सर्चिंग जो है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, और मतलब ये लेने से वो पूरा, ये शुरू से लेकर हाँ, एंड तक। ये लास्ट इंडेक्स तक, अपर बाउंड तक वैल्यू को चेक करेगा, और फिर उसके बाद बाहर आएगा। तो अब ये बाइनरी सर्च में ख्याल से सिर्फ इंडिविजुअल तक हो तो हाँ, अभी वो निकल बाइनरी जाता है। सर्चिंग करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि बाइनरी सर्चिंग इफेक्टिव क्या है, क्यों एज कंपेयर टू लीनियर सर्चिंग इज मच मोर इफेक्टिव। और लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा इशू है, उसके अंदर यह है कि वो बाइनरी सर्चिंग कैन बी
effective only in sorted list. ठीक है, आपकी लिस्ट सॉर्ट होगी, ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी, तो उसके ऊपर बाइनरी सर्चिंग इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आपके पास अनसॉर्टेड है, यानी कि पहले 5 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो फिर उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। लिस्ट का सॉर्ट होना या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, फिर उसके बाद बाइनरी सर्चिंग इफेक्टिव होगी। तो अब ये मैं पूरा रन कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद जैसे ये पूरा सर्च इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, यानी इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू 9 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो बाहर आएगा। ठीक है, 9 पे बाहर आएगा, फिर अब आपके पास ये अब आ गया बाहर, लाइन नंबर 7 आ गया, फाउंड आपको ट्रू मिल गया, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि फाउंड पहले से ही ट्रू था जैसी वैल्यू फाइंड हुई थी। तो अब इफ फाउंड यानी इफ ट्रू, देन which one of the statement will be executed, print item found. found. ठीक है, and the last one, this output will be shown, item found will be shown on the output screen. ये बेटा क्लियर है? Yep. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंटैक्स समझे क्या है। ये माई लिस्ट है, माई लिस्ट पूरा एरे डिफाइन करती है। इसके बाद जब हम डेटा इनपुट करते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन इनपुट स्टेटमेंट में डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो हम स्ट्रिंग डेटा को Print डालेंगे तो हाँ, ये हमें इस स्ट्रिंग को जब कन्वर्ट कर देता है, तो हम स्ट्रिंग के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ उससे मर्ज कर सकते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट इट स्ट्रिंग डेटा इनटू इंटीजर एंड देन इट विल असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल आइटम। ठीक है, फिर उसके बाद इस फॉर को चलाने का हमारा तरीका क्या होता है पाइथन के अंदर, कि इंडेक्स वैल्यू बताते हैं जो कि काउंटर की तरह काम करता है, फिर कीवर्ड इन, रेंज। अब रेंज कहाँ तक चलना चाहिए था, माई लिस्ट की रेंज कहाँ तक थी, 10 तक की थी। ठीक है, तो वो फिर माई लिस्ट की लेंथ उसने बताई 10, तो फॉर इंडेक्स इन रेंज 10। लेकिन आपने देखा होगा कि ये इंडेक्स कहाँ तक चला, 10 तक चला था या 9 तक? 9 तक। 9 तक चला था। उसकी वजह क्या है कि इस फॉर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि रेंज हमेशा -1 तक जाती है। ठीक है, अगर आप बताते हैं कि फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 to 10, तो आपका लूप चलेगा 1 to 9 तक। ठीक है, और अगर आप बताते हैं 1 to 11, तो तब आपका 1 to 10 तक चलेगा। तो रेंज हमेशा -1 तक एग्जीक्यूट होती है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास इफ है। अच्छा, जितनी भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं फॉर और इफ, उनके आखिर में कॉलन साइन लाजमी आ रहा है। तो जब तक आप कॉलन साइन नहीं लगाएंगे, तो कोलन साइन क्यों होते हैं? ये इसके सिंटैक्स है। वरना क्या होगा, अगर मैं ये कॉलन साइन नहीं लगाऊंगा, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये शुरू से ही बता रहा होगा, लिखा हुआ है, कर्सर शुरू से ही ब्लिंक कर रहा होगा, अलाइनमेंट नहीं आएगी, 1 स्पेस करेक्टर आगे इफ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो लूपिंग करनी है उसमें कोलन लाजमी आना है। हाँ, लूप के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये अलाइनमेंट जैसे ही आप ये कॉलन साइन असाइन करते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन, ये एक लूप स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है कि आपकी वो प्रॉपर खुद ही पाइथन कोड उसको अलाइन कर देगा कोड को। ठीक है, अब और आप डबल देख रहे हैं, इक्वल जो है वो कंपैरिजन के लिए है। डबल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए है, सिंगल इक्वल करेंगे तो वो इट मींस कि यू विल असाइन अ वैल्यू टू अ असाइन। वेरिएबल। ठीक है, ये बात समझ में आती है? इस कोड को आप देख लें, पूरा कोड में कहीं कोई ऐसा कीवर्ड मिसिंग हो रहा हो तो आप मुझे बता दें कि जो समझ में ना आ रहा हो। नहीं फिलहाल तो इवन ठीक के है। बिल्ट इन फंक्शन भी आपको क्लियर होने चाहिए कि लेंथ का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माय लिस्ट एरे। ठीक है, और इस तरह डीबगिंग करके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू किस तरह पास होती है। ठीक है, बस Yep. प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये लीनियर सर्चिंग में सीक्वेंशियली सर्च करता है और लोअर इंडेक्स से अपर इंडेक्स तक जाता है, और जब तक कंप्लीट इंडेक्स सर्च नहीं कर लेगा तब तक ये लूप से बाहर नहीं आएगा, इसकी सर्चिंग कंटिन्यू रहेगी। इवन के अच्छा, आप आपको नोट्स में डेटा कोड्स वगैरह भी भेजेंगे? कोड्स वगैरह तो मैं आपको इसके नोट पैड पे भेज दूंगा, जस्ट यू नीड टू टाइप ऑन VS कोड। ठीक है, हम्म। ठीक है, ये मैं कोड भेज दूंगा आपको। ठीक है, कोड आपको नोट पैड पे भेजूंगा और अलाइंड भेजूंगा। ठीक है, अलाइंड भेजूंगा, फिर बस सिर्फ आपको क्या करना होगा, पेस्ट करना या होगा। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें।
स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा। और उसके बाद अब ये वीडियो बन गया, ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा आपसे, ठीक है। ठीक। लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये मैं आपको लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। अब हम आते हैं बाइनरी सर्चिंग पे। ये अच्छा, ये स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा उस थ्योरी के पास पहुंच जाऊँ। अब ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड? जी जी जी। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, बाइनरी सर्चिंग। क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी सर्चिंग क्यों यूज करते हैं? Why do we use binary searching when we have already a linear searching? तो उसके रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। If there are 100,000 elements in an array, 1D डायमेंशन array की बात हो रही है कि अगर 1D डायमेंशन में हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए 1000 टाइम्स सर्च करना होगा किसके अंदर? लीनियर के अंदर। ये बात समझ में आती है? जी लेकिन जब हम बाइनरी सर्चिंग की बात करते हैं तो बाइनरी सर्चिंग भी सर्च करता है और वैल्यू को फाइंड करता है, बट इन लेस टाइम और विथ लेस कंपैरिजन। आवाज लैग हो गई है। ठीक है, इन लेस टाइम और इन विथ लेस लेस कंपेरिजन। कंपैरिजन। अब आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है आवाज? जी जी जी। ठीक है, तो ये कैसे होगा? क्यों इतना ये एज कंपेयर टू लीनियर सर्चिंग कम टाइम लेता है और कम कंपैरिजन करता है? उसकी एक टेक्निक है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जब हम बाइनरी सर्चिंग अप्लाई करेंगे तो लिस्ट का सॉर्टेड होना जरूरी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट सॉर्ट हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर लिस्ट सॉर्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 10 वैल्यूज होल्ड हो रही हैं और वो एरे का सॉर्टेड नाम, है। एरे का नाम क्या है? नम। और सब के सब वैल्यूज आर अरेंज्ड और सॉर्टेड इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बात समझ में आती है? हम्म। तो मोस्ट इफेक्टिव बाइनरी सर्चिंग किसके ऊपर है? सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर। नाउ टास्क एक है हमारे अनसॉर्टेड पास। होंगे तो दो वैल्यूज कंपेयर कर करके वो सॉर्ट करते हैं। नहीं, हाँ, एक मसला क्या आएगा अगर सॉर्टेड लिस्ट नहीं होगी तो इसमें बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो जब बाइनरी का मतलब टू होता है तो ये क्या करता है, इसका एल्गोरिथम किस तरह काम करता है कि एरे को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपकी जो सर्च वैल्यू है वो सेलेक्ट हो गई फर्स्ट हाफ एरे में, तो अब वो आप उसको सर्च करेंगे तो वो अगर नहीं मिली तो वो वाली वैल्यू हो सकता है सेकंड हाफ एरे के अंदर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये सॉर्टेड नहीं होता और मैं ये सर्च कर रहा होता 20, तो जब बाइनरी सर्च क्या करता है, डिवाइड कर देता है इनटू टू एरेज। ठीक है, इनटू टू पार्ट ऑफ एरेज। तो हो सकता है कि हमारी वैल्यू जो डिवाइड होकर दूसरे वाले पोर्शन में, वहां पे तो हमारी सर्चिंग नहीं हो, ये हमेशा सर्चिंग किस पे करता है? हाफ ऑफ द एरे के ऊपर सर्चिंग करता है। तो हो सकता है जिसको वो सर्च कर रहा हो उसके अंदर वैल्यू ना हो और जिसे वो सर्च नहीं कर रहा उसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो जब वो उसके अंदर वैल्यू होगी तो हमारी वैल्यू सर्च ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी सॉर्टेड लिस्ट हो। अभी वो रीजन और क्लियर हो जाएगा क्यों सॉर्टेड हो। ओके, अब आपके पास एक टास्क है। टास्क क्या है? आउटपुट द सर्च्ड वैल्यू इज फाउंड इन एरे। हमें क्या करना है, इस एरे के अंदर वैल्यू सर्च करनी है और वो अगर वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या कहेंगे? वैल्यू इज फाउंड। ठीक है, जैसे हमने लीनियर के अंदर कहा था कि हमें वैल्यू, हमने सर्च की, आइटम सर्च किया, वो मिल गया तो हमने कहा कि आइटम इज फाउंड और वैल्यू इज फाउंड। ठीक है, सेम टास्क विल बी फॉलोड। तो अभी हम फॉर एग्जांपल क्या, कौन सी वैल्यू सर्च कर रहे हैं इस एरे के अंदर? 60। 60। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं काम। अब हमारा थोड़ा सा, हम एल्गोरिथम को समझने से पहले और इसकी कोडिंग को डिटेल में समझने से पहले एक काम करते हैं।
इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। करता क्या है ये बाइनरी एल्गोरिथम, बाय का मतलब 2 होता है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एरे को। ठीक है, कैसे डिवाइड करता है? लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है अभी आपके पास? अच्छा वो दो कंपैरिजन वाला बबल सॉर्ट था, ठीक है वो ठीक बबल सॉर्ट वाला है, बबल सॉर्ट वाला है, ये हाँ वो बाइनरी मैं सर्चिंग है। ठीक है, कंफ्यूज कर गया। अच्छा बबल सॉर्टिंग उसके अंदर है आपके पास, इसमें तो प्रोग्राम में आएगा, उसमें बबल सॉर्टिंग आपके उसमें भी है A2 के अंदर, लीनियर सर्चिंग के बाद बबल सॉर्टिंग। ठीक है, अच्छा ये किया है आपने बबल बाइनरी सर्चिंग की है? बड़ी भी है, थोड़ा याद नहीं आ रहा। चलो रिव्यू करते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आपके पास लोअर बाउंड, हमें कैसे पता चलेगा मिड वैल्यू? हम एरे को कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? उसका आसान तरीका ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है? 4 नहीं, इस वक्त लोअर बाउंड की वैल्यू 1, अच्छा 1 इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। तो इस वक्त हमारे पास इंडेक्स वैल्यू 1 है, और अपर बाउंड वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 10। अब हमें मिड वैल्यू कैसे पता चलेगी? मिड वैल्यू मालूम करने का आसान तरीका यह है कि आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड के इंडेक्स को ऐड करें। तो जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 10 11 आएगा, और जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 5.5 आएगा। अब यहाँ पर हमने इंटीजर का फंक्शन लगाया, आपको याद होगा इंटीजर का 5 फंक्शन। ले लिया। ठीक है, तो इंटीजर क्या करता है कि आपके पास उसको डिवाइड कर देता है, और होल नंबर वैल्यू रिटर्न करता है, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको ये पता चल गया कि 5 इंडेक्स हमारी मिड वैल्यू है। ठीक है, 5 इंडेक्स हमारी क्या है? मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 5 आ रही है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। इसी चीज को, मिड वैल्यू को हम अपने कोड में एज ए इंडेक्स चलाएंगे, जैसे हम लीनियर के अंदर इंडेक्स वैल्यू चला रहे थे काउंटर के अंदर, इसी तरह हम मिड वैल्यू को हम इंडेक्स की तरह चलाएंगे। अब वैल्यू हम क्या सर्च कर रहे थे? जो वैल्यू है हमारी अब हमारी वो लेस देन 60 है। 60 है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, 3 केसेस आपके पास बनते हैं। जब आपने मिड वैल्यू फाइंड कर ली 5, तो अब उस पे डेटा वही भी हो सकता है। ठीक है, केस 1 क्या है कि जो आप डेटा आइटम सर्च कर रहे हैं वो उसी मिड पोजीशन के ऊपर है। अगर वो मिड पोजीशन पे, इट मींस के डेटा इज फाउंड। ठीक है, वैल्यू इज फाउंड अभी। और फिर दूसरा केस क्या होता है कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो मिड से लेसर देन है, यानी मिड वैल्यू से लेसर देन है। इस वक्त मिड वैल्यू पे हमारे पास 5 पे क्या वैल्यू है? 47, और हमारी वैल्यू क्या है? रिक्वायर्ड वैल्यू 60। तो कौन सी वैल्यू, कौन सा केस आना चाहिए? केस 1, केस 1 तो अभी लगेगा नहीं। 2 ठीक है, केस 2 हमारे पास डेटा आइटम इस वक्त जो हम सर्च कर रहे हैं वो है 60। डेटा आइटम 60 है ना? हाँ, अच्छा और मिड हाँ वैल्यू हमारे पास, मिड ऑफ 5 पे हमारे पास क्या है? नम ऑफ 5 पे क्या है? 47। तो ये भी नहीं लगेगा, केस 3 2 भी नहीं लगेगा, लगेगा। 3। और 3 हमारे पास अब जो है वो बड़ी वैल्यू है, केस 3, यानी कि 60 इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू 47 से बड़ी है। ठीक है, तो जब आपके पास ये बड़ी होती है तो फिर हम एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑल द वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड टिल मिड वैल्यू 5। 5 तक हम सारी वैल्यू इग्नोर करेंगे फिर। हाँ, सारी इग्नोर कर देंगे। क्या मतलब? यानी कि ये तो आएगा ही नहीं, ये वाली। अब अगर ये सॉर्टेड नहीं होता, अब आपको रीजन समझे, अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं होता तो हो सकता था कि कोई बड़ी वैल्यू 60 से इधर भी हो सकती थी, लेकिन अब ये मेक श्योर है कि ये सॉर्टेड है, तो इट मींस कि 60 से लेसर ही देन वैल्यू होगी और नॉट इक्वल वैल्यू होगी। ठीक है, 60 से लेसर देन और नॉट इक्वल, तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो इतने सारे जो कंपैरिजन है वो होंगे नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू को टाइम डिस्कार्ड कर सेव दिया। होगा। ठीक है, तो टाइम सेव होगा, कंपैरिजन प्रोसेस कम हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा पोर्शन रह जाएगा? 6 till 10। अब कौन सा रह जाएगा आपके पास? 6 till 10।
बाकी ये सारी वैल्यूज आपके पास इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद जब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू है, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। याद रखें अपर बाउंड वही रहेगा, लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा मिड क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 था ठीक है। उस 5 के अंदर हम ऐड कर दें 1, तो अब प्लस हमारे 1। पास लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये कब करेंगे हम, जब हमारा डेटा आइटम वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, ठीक है। अभी तो इक्वल है, कहाँ इक्वल है, अभी 6 पे 60 नहीं है। वो तो 40, वो तो ये केस देखे ना, 47 था ना, इसको देखे ना, 47 था ना, ठीक है, 47। अब उसके बाद उस जैसे वक्त ही 43 लग रहा था। हाँ तो इधर है ना, आप ये चेक दोबारा चेक करें, ये सब कट गए। अब हमारे पास एरे की सिचुएशन किस तरह है, ठीक है। एरे अब कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ये बचेगा ना। वो वाला तो लेफ्ट साइड वाला तो सारा चला गया। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है, 6 है। 6 कैसे आएगा, मिड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, 5 प्लस 1 5 करेंगे तो 6। तो अब आपके पास लोअर बाउंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जरा इसको देखिएगा, तो ये लोअर बाउंड वैल्यू ये रही आपके पास 6, लेकिन अपर बाउंड वैसा ही 60 है। रहेगा, अपर बाउंड वैसा ही रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट ना हो जाए। अब जरा इसको देखें कि फर्दर अब आपका एरे का मिनिमम इंडेक्स वैल्यू आपके पास लोअर बाउंड 6 है और अपर बाउंड 10 है, ठीक है। तो अब अगेन आप क्या करेंगे, 6 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 16 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 8, ठीक है। 8 अब और मजीद 8 के बाद की डेटा जितनी आइटम से वैल्यूज है, ग्रेटर है। ठीक है, हाँ 8 के बाद की और मजीद वैल्यूज आपके पास क्या होगी, कट कट हो जाएगी। और आपके पास सर्च आइटम कौन सा था, सर्च आइटम कौन सा था, 60 60, ठीक है। अब ये आपके पास 60 और लेसर देन 74 हो रहा है, ठीक है। तो 60 और लेसर देन 74, तो जो बड़ी वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब के सब क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो अब आपके पास अपर बाउंड किस तरह कैलकुलेट होगा, ये कब होता है, जब आपकी वैल्यू लेसर देन हो। केस 2 कब अप्लाई होता है, जब सर्च आइटम वैल्यू इज लेसर देन द इंडेक्स वैल्यूज। तो अब आपने देखा कि 60 इज ग्रेटर देन लेसर देन 74, तो जितनी बड़ी वैल्यूज थी वो सब के सब उस इंडेक्स से कट हो गई। अब आपके पास बचा क्या, अपर बाउंड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लोअर बाउंड वही रहेगा 6 और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 7 ठीक है। तो अब आप जरा देखें इसके अंदर, टेबल के अंदर 6 प्लस 7 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 6। ऑलराइट, ये क्लियर है। तो अब आपके पास मिड वैल्यू 6 हो गई। मिड वैल्यू 6 पे देखें तो अब आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है 6 पे आपको डाटा 60 आइटम मिल मिल ही गया, गई है 60। ठीक है, 6 पे 60 मिल गया, ठीक है। और अब कौन सा केस लगेगा, केस 2 तो लग नहीं सकता, वो तो लेसर ग्रेटर देन वाला है, ठीक है। केस 2 तो जो है वो आपके पास लेसर देन वाला है और केस 3 आपके पास ग्रेटर केस देन वाला 1 है। तो ऑब्वियसली अब हमें केस 1 लगेगा। याद रखें केस 1 उसी वक्त लगता है जब वैल्यू आपको मिल जाती है, वैल्यू और रिक्वायर्ड वैल्यू इज फाउंड इन द लिस्ट, तभी केस 1 लगेगा। अदरवाइज आपके पास कौन से केस रिपीट होते रहेंगे, या तो केस 2 रिपीट 2 होगा 3 या केस 3 या केस 2 या केस 3। तो आखिर में वही वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो केस 1 आएगा। तो इट मीन्स के डेटा इज एट मिड वैल्यू।
ठीक है, तो इट मीन्स द सर्च आइटम, इट मीन्स द सर्च आइटम इज फाउंड एट द मिड वैल्यू, देन शो द स्टेटस फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। जैसे हमने लीनियर सर्च में किया था, जैसे आइटम मिल गया था तो हमने फाउंड को क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। ठीक है, ये क्लियर है? यस। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 केसेस याद रखने हैं। कौन से? ये लिख भी लो, ठीक है। पहले सबसे नोट्स पहले, अपलोड नहीं करेंगे? हाँ ये भी करूँगा, लेकिन थोड़ा बस रिकॉल करने के लिए लिख लो कि फर्स्ट क्या है, मिड वैल्यू मालूम करोगे। ठीक है, मिड वैल्यू मालूम करने का क्या तरीका है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐड करोगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। अच्छा, पास्ट पेपर्स के अंदर जो तरीका है वो इंटीजर फंक्शन भी लगा हुआ है और राउंड फंक्शन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटीजर और राउंड फंक्शन में फर्क क्या है कि इंटीजर क्या करता है, लेट्स सपोज 4.6 है, 4.6 है, तो क्या करेगा, इंटीजर 4 देगा। लेकिन जब हम और बात करेंगे राउंड, ठीक है, राउंड 4.6 है तो फिर आपके पास 5। 5 आएगा। ठीक है, बस ये फर्क है, क्योंकि पास पेपर में बाइनरी सर्चिंग के अंदर ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन यूज हुए, इंटीजर भी और राउंड भी। अब इसके पाइथन कोड पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके पाइथन कोड करते हैं। ठीक। क्या रखा था हमने, अपर बाउंड हमारे पास क्या था, 10। 10, और लोअर बाउंड हमारे पास 1 था। इनिशियली हम क्या करेंगे, वैल्यू फाउंड इज नॉट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और ऑब्वियसली शुरू में हमारे पास जो डेटा तो होगा नहीं, जो एक रिक्वायर्ड डेटा है, तो नॉट इन अ लिस्ट। पाइथन में बस डिक्लेरेशन नहीं होगी इस तरह। पाइथन में डिक्लेरेशन नहीं होगी, हाँ, लेकिन पेपर के अंदर आपको हैश लगा के, कमेंट लगा के आपको बताना होगा। ठीक है, क्योंकि होता नहीं है पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स और डिक्लेरेशंस वगैरह नहीं होती, लेकिन आपको पेपर के अंदर कमेंट करके टाइप्स बतानी कमेंट होगी। वाला भी आप करके दिखा दें। हम्म, कमेंट वाला कमेंट भी वो, आप करके दें। अच्छा हाँ मैं दिखा देता हूँ, कमेंट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर फिर हमारे पास ये सूडो कोड में थोड़ा सा सूडो कोड समझो कि शुरू में इनिशियली वैल्यू फाउंड क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, और नॉट इन लिस्ट वो भी फॉल्स होगी, और इनके दरमियान दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। ठीक है, या तो वैल्यू नहीं होगी उसमें, ठीक है, तो वो फॉल्स ही रहेगा। और अगर जो लिस्ट है, मतलब जो आपने वैल्यू आइटम सर्च करने जा रहे हैं वो उस लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, या फिर जो आपने वैल्यू दी है, ठीक है, दूसरा, इनिशियली तौर पे जब आप सर्च करोगे तो आप जो डेटा भी इनपुट करेंगे वो उस एरे के अंदर फर्स्ट टाइम पे तो फॉल्स ही सेट होगा, क्योंकि अभी आपने सर्चिंग स्टार्ट नहीं की, तो नॉट इन लिस्ट इनिशियली आपका फॉल्स ही रहेगा। अब जब आप अंदर आएंगे वाइल के अंदर, अच्छा वाइल चलता किस पे है, पहले कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रू होंगे क्योंकि हमने वैल्यू इनिशियलाइज क्या की है, दोनों फॉल्स फॉल्स की है, तो बोथ False। कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। तो जब ये ट्रू होता है तो वाइल चलता है। अंदर मिड वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, जो अभी हम कर रहे थे मिड वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट मिड वैल्यू हमारी क्या आई थी, 5 आई थी। ठीक है, तो वही 6। होगा अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इंटीजर फंक्शन। अब इफ नम एरे का नाम था हमारा, ठीक है, ऑफ मिड वैल्यू क्या आ रही थी, 5 आ रही थी, तो नम ऑफ 5, और जो हम सर्च करने जा रहे थे वो 60। अच्छा, इस 60 को आप डायरेक्ट असाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने टास्क डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप इसको इनपुट भी कर सकते हैं। जैसे हमने आइटम इनपुट किया था ना इंटीजर लीनियर सर्चिंग में, इंटीजर इनपुट एंटर नंबर टू सर्च। ठीक है, एंटर नंबर टू सर्च, कोटेशन मार्क क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज, और
यहाँ पे आप आइटम भी लिख सकते हैं, ठीक है, आइटम। तो अब 60 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 60 की जगह पर आइटम लिख दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू लिखने से अच्छा है कि आप इनपुट करवा लें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे थे कि 60 सर्च करने जा रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये बात क्लियर हुई जो मैं क्या कह रहा हूँ, कि 60 की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं जो आप सर्च करने जा रहे हैं प्लेस में, हम्म, ठीक है। तो इधर भी आपके पास जहाँ जहाँ आपके पास 60 है वहाँ आइटम आ जाएगा, इधर भी आइटम आ जाएगा। अच्छा, पहला वाला ये कौन सा केस है जो मैंने ये लाइंस लिखी है, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, अगर ये बराबर हो था जाता इक्वल जो है है इक्वल वाला, हाँ इक्वल वाला वो 1 है। केस 1 हो गया, ठीक है, ये आपके पास केस 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब केस 1 आ जाएगा तो वैल्यू फाउंड क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा वाला जो है, ये कौन सा केस है, केस 2। 2, ठीक है। तो अगर ये वाला आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास और अपर बाउंड मेट वैल्यू -1 हो जाएगी। नहीं, ये केस 2 नहीं है बेटा, हाँ लेसर देन, ये केस 2 है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आखिरी वाला जो है हमारे पास एज स्टेटमेंट। अच्छा, एज स्टेटमेंट में कंडीशन देते ही नहीं हम, एज के अंदर कभी कंडीशन नहीं देते। ऑब्वियसली जब हमें पता है कि केस 1 नहीं है, केस 2 नहीं है, तो फिर क्या होगा, केस 3। 3 होगा। तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी कंडीशन विद द एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अलाइनमेंट देखें, ये जो इनर इफ है ये इनर इफ एंड इफ के साथ गया है, ठीक है। और फिर जो केस 1 का इफ है वो केस 1 का इफ बाहर वाले एंड ये इफ के पता है इंडेंटेशन। ठीक है, एंड इफ के साथ आया। और ये वाला जो है ये बाहर था, ये वाला जो है ये आपका बाहर था, तो ये आपके पास इधर आया, ठीक है। अब अच्छा, ये केस 3 हो गया। अच्छा, ये बताएं ये किस पर्पस के लिए यूज हुआ है, कौन सा ये केस, जो इफ हाँ एल पे? हाँ, ये वाला जो मैं अभी रुक गया थोड़ा सा, अ, ये वाला, ये किस पर्पस के लिए यूज है। ऊपर वाले तो आपको समझ में आ गए कि अगर वैल्यू मिल जाती है, बराबर होती है, तो केस ऊपर तो 1, कंडीशन से लग रही थी। ठीक है, और केस 2 हो गई और केस 3 हो गई। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये नई चीज, इफ लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन अपर बाउंड और देन नॉट लेस इक्वल्स टू ट्रू एंड इफ। आउटपुट करने के लिए क्या? ये वो केस है जिसके अंदर आप जो डेटा आइटम सर्च करने जा रहे हैं वो उस लिस्ट में हो ही ना, ठीक है, बात समझ में अच्छा। आई। आप उस लिस्ट के अंदर वो आइटम सर्च कर रहे हैं जो उस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो उसके लिए चेक लगा है, ठीक है, कि उसके लिए ये चेक लगा कि लोअर कि बाउंड वो आई ना।